लोकसभा चुनाव के लिए पलामू में भाजपा के बीडी राम और राजद की ममता भूया ने किया नामांकन। लोहरदगा से समीर उरांव और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चमरा लिंडा ने भरा पर्चा। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर प्रचार का शोर थमा। आखिरी दिन सभी दलों ने किया धुआंधार प्रचार। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। प्रधानमंत्री ने वीडियो साझा कर दी शुभकामनाएं। पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण का संकल्प। और राज्य में गर्मी और लू से लोगों का जीना मुहाल। 28 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी। तापमान में और वृद्धि के आसार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। राज्य की 4 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। दिलचस्प बात यह रही कि यहां से झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने बगावती तेवर दिखाते हुए आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा भरा। इंडी गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के कोटे में आई है। उधर पलामू लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार वीडी राम ने पर्चा भरा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए झारखंड की 4 सीटों खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा और पलामू में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आज भी कई उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर विधिवत चुनावी समर में उतरने का ऐलान किया। पलामू सीट से भाजपा प्रत्याशी बीडी राम ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। नामांकन के बाद भाजपा द्वारा जनसभा आयोजित कर शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए वोटरों से पलामू में कमल खिलाने का आह्वान किया। आपने भारी बहुमत से जिताना है। मैं यही आपसे मांगने के लिए आया हूं। मुझे पूरी आशा है कि एक पूर्व फौजी जनरल को आप ये छोटी चीज दे सकते हैं। एक बार धूमधाम से हमें यहाँ पलामू से जीतना और जहाँ भी हम सब लोग देखें कमल निशान पर बटन दबा करके यहाँ से बीडी राम जी को जिताना है। उधर लोहरदगा लोकसभा चुनाव को लेकर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत गुमला जिला में भी काफी गहमागहमी देखी गई। भाजपा के समीर उरांव ने पूजा अर्चना के बाद नामांकन किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी और निवर्तमान सांसद सुदर्शन भगत भी उनके साथ मौजूद थे। भाजपा द्वारा नामांकन के बहाने ताकत भी दिखाई गई। लोकसभा सीट फिर से हमें जीताना है। यहाँ से समीर उरांव जी को हम यही निवेदन, यही अपील करने के लिए आया हूँ। लोहरदगा संसदीय क्षेत्र में झामुमो विधायक चमरा लिंडा के उठाए गए कदम ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। यह सीट इंडी गठबंधन में समझौते के तहत कांग्रेस के कोटे में गई है। कांग्रेस के सुखदेव भगत ने अभी तक नामजदगी का पर्चा दाखिल नहीं किया है, लेकिन उनसे पहले झामुमो विधायक चमरा लिंडा ने नामांकन भरकर अपने बगावती तेवर दिखा दिए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए उम्मीदवार कल तक नाम दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल को होगी और मतदान की तिथि 13 मई निर्धारित है। शह मात के इस खेल में जय पराजय किसकी होगी, इसका खुलासा 4 जून को मतगणना के साथ ही हो सकेगा। गुमला से बलदेव शर्मा और पलामू से जसप्रीत के साथ मैं दिवाकर कुमार। पलामू लोकसभा सीट के लिए राजद उम्मीदवार ममता भूया ने भी आज नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ राजद के वरिष्ठ नेता सह मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दोनों ने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान और लोगों के विकास को प्रमुख चुनावी मुद्दा बताया। रचेगा और मीडिया सभी तमाम दल मिल करके नया इतिहास रचेंगे। आप चुनाव में जो यहाँ का विकास का
और यहाँ जो सबसे बड़ी मुद्दा जो आपने पूरे एकजुट के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल उनको हम लोग जिताने का काम करेंगे। और वहाँ भी वही टिकट काट दिया गया जो वहाँ सांसद थे, और वहाँ नए लोग को दिए हैं। तो कोई प्रयोगशाला नहीं कभी इनको दीजिए कभी उनको दीजिए। जब कोई व्यक्ति गांव में से जनता जिताती है तो उसको विकास करना चाहिए, जनता की समस्या पर खड़े उतरना चाहिए। राज्य में चौथे चरण के चुनाव को लेकर जहां कल नामांकन का आखिरी दिन है, वहीं राज्य के चतरा, कोडरमा और हजारीबाग संसदीय क्षेत्रों के लिए 26 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। 3 मई तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 4 मई को पर्चों की जांच की जाएगी, जबकि 6 मई तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के अन्य लोकसभा सीटों के साथ ही इन तीनों सीटों पर 20 मई को मतदान की तिथि निर्धारित की है। केंद्रीय राज्य मंत्री सह भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी कोडरमा लोकसभा सीट से 2 मई को नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगी। भाजपा के गिरिडीह जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि नामांकन के मद्देनजर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान भी होगा। से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का नामांकन 2 मई को होना है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद, पूर्व सांसद, माननीय विधायक, पूर्व विधायक, सभी मंडल के अध्यक्ष, पंचायत के संयोजक और बूथ स्तर के कार्यकर्ता अपने नेता का नामांकन में यहां पर उपस्थित रहेंगे और चुनावी सभा को भी संबोधित अपने प्रदेश के अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व से जो हमारे टीम के लोग आएंगे उन्होंने संबोधित करेंगे। रांची संसदीय क्षेत्र में भी धीरे धीरे लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इस सीट पर हालांकि अधिसूचना जारी होने में अभी थोड़ी देर है। आगामी 29 अप्रैल को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, जिसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और सांसद संजय सेठ 2 मई को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हम कह सकते हैं कि जब देश नहीं दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में और देश की जनता आतुर है कैसे माननीय प्रधानमंत्री तीसरी बार आकर दुनिया के लक्ष्य पे और $5 ट्रिलियन की ओर इस देश को ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किंतु कांग्रेस पार्टी राज्य में लोकसभा चुनाव के साथ ही 20 मई को गांडे विधानसभा उपचुनाव भी होगा। यह सीट झामुमो विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद से खाली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से गांडे उपचुनाव में जहां पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उम्मीदवार होंगी, वहीं भाजपा से दिलीप वर्मा को यहां से चुनावी समर में उतारा है। दिलीप वर्मा 3 मई को नामांकन करेंगे, वहीं कल्पना सोरेन 29 अप्रैल को नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगी। प्रत्याशी श्रीमती कल्पना सोरेन जी का नामांकन है। इसी को तैयारी को लेकर लगभग 15,000 लोगों को लाने का लक्ष्य है, क्षेत्र से अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को। और ये के बाद नामांकन के बाद एक आम सभा भी होता है। आम सभा के माध्यम से संदेश भी देंगे और अपने वोट की अपील भी करेंगे। ये कार्यक्रम गांडे विधानसभा क्षेत्र में ही हो रहा है, नामांकन भी इस क्षेत्र में हो रहा है। ऐतिहासिक दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर प्रचार का शोर आज थम गया। इन संसदीय क्षेत्रों में परसों मतदान होगा। प्रचार के आखिरी दिन आज सभी दलों के शीर्ष नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया और वोटरों से समर्थन की अपील की। इधर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जागरूकता अभियान के साथ विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहा है। संथाल परगना क्षेत्रों में आखिरी चरण में मतदान होना है।
सुचारू मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला मुख्यालय में 4 स्थानों पर स्थायी ईवीएम वीवीपैट प्रदर्शन केंद्र बनाए गए हैं, जिसके जरिए वोटर मतदान की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। पर्ची देखिए, ये पर्ची गिर रहा है आपका, जो आपने दबाया है गिरा, ये सुरक्षित से उठ जाएगा, जिससे आप मतदाता को जागरूक करना है कि अपना वोट उनका सुरक्षित जा रहा है कि नहीं। वो आएंगे, आके अपना वोट सुरक्षित देखेंगे कि यहाँ पे वोट पड़ रहा है, कि वो जो भी बैलेट मशीन में देंगे वो वीवीपैट में वो पर्ची गिरेगी और यहाँ पे वो मशीन में वो इंस्टॉल होकर रह जाएगी। मतदाता आके देखेंगे और फ्यूचर में उनको कोई तकलीफ ना हो, जब वो अपने पोलिंग स्टेशन में जाएंगे तो उसमें तकलीफ ना हो वोट देने में, वो बकाएंगे नहीं। जो वो सुनिश्चित करेंगे वीवीपैट को देखते हुए कि वो अपना मतदान उसमें जा रहा है उनका। इधर वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए लोगों को लगातार प्रेरित और जागरूक भी किया जा रहा है। रांची प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार झा ने भी लोकसभा चुनाव में वोटरों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की है। मतदान का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। जिन वोटरों का जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में अभी नहीं जुड़ा है, उन सभी से मेरी अपील है कि अपना नाम वोटर लिस्ट में 25 अप्रैल तक जरूर जुड़वा लें और मतदान के अपने अधिकार का अवश्य उपयोग करें। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं इतिहास के पन्नों के पीछे चुनाव की कुछ रोचक कहानियां। मौसम और माहौल पूरी तरह से चुनावी है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पर्व अपने शबाब पर है। नेताओं की चुनावी रैलियां, कहीं वादे तो इनके बीच सबसे जरूरी है जनता के इरादे। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, जिसकी तरफ जनता है वही जीतता है, सत्ता हासिल करता है। 2024 का आम चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। आज का चुनाव हाईटेक हो गया है। आज भारत को पूरी दुनिया ऊर्जावान देश के रूप में देखती है। भारत के लोकतंत्र पर न सिर्फ सबकी नजरें रहती हैं, बल्कि भारत के लोकतंत्र ने दुनिया को राह दिखाने का भी काम किया है। देश में हो रहा ये लोकसभा चुनाव 18वां लोकसभा चुनाव है, यानी इस चुनाव से पहले देश में 17 आम चुनाव हो चुके हैं। 1952 से लेकर अब तक 5 बार विभिन्न कारणों से मध्यावधि चुनाव नहीं हुए होते और हर लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूरा किया होता तो 15वीं लोकसभा के लिए 2021 में चुनाव होता। बहरहाल ये जानना रोचक होगा कि पहला आम चुनाव किन स्थितियों में और किस तरह से संपन्न हुआ था। जैसे जैसे 2024 का चुनाव आगे बढ़ रहा है तो कुछ सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे कि आखिर देश में पहले चुनाव कैसे और किन परिस्थितियों में हुए थे। इतिहास के पन्नों के पीछे कुछ दास्तान छिपी हैं, कुछ रोचक कहानियां छिपी हैं। पहले आम चुनाव की कहानी शुरू होती है 25 अक्टूबर 1951 से। इस कहानी का सुखद समापन हुआ 21 फरवरी 1952 को। पहला चुनाव करीब 4 महीने चला। ये स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव था, एक नए देश की बड़ी उम्मीदों का चुनाव था। उस समय के हालातों के लिहाज से ये प्रक्रिया बहुत ही बड़ी चुनौती थी। भारत के चुनाव आयोग के सामने आजादी की अंगड़ाई लेने वाला देश पहली बार अपनी मर्जी से चल रहा था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जा रही है। रामगढ़ में इस कड़ी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। उसके पास से करीब 800 लीटर अवैध शराब और एक निजी कार को जब्त किया गया है। एसडीपीओ के निर्देश में इसमें थाना प्रभारी रजरप्पा भी शामिल थे और इस टीम के द्वारा उसको रोक करके उसकी जांच की गई और जांच करने में यह पाया गया कि उसमें भारी मात्रा में शराब है और उस व्यक्ति को, जिसका नाम प्रेमचंद कुमार है, जो कि वो मूरू बंदा का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है।
जब तलाशी ली गई तो उसमें से जो है वो किंग फिशर का बियर जो 120 बॉटल करीब 780 लीटर का जो है वो भंडारण था, इसके पास में था, उसका सीजर बनाया गया और साथ में और कई सारे जो है वो विदेशी शराब के बॉटल्स मिले हैं। बोकारो में पुलिस ने पुल निर्माण का कार्य कर रही कंपनी से 9 लाख रुपए लेवी मांगने वाले 2 अपराधियों को हथियार सहित धर दबोचा है। ने इस पे तकनीकी साक्ष्य के आधार पे उनको राजेश करमाली करके एक अभियुक्त है, उसको पहले गिरफ्तार किया, उनको लाया और उनसे कन्फेशन लिया गया। तो उनके द्वारा बताया गया था कि जिस मोबाइल से उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा था रंगदारी और लेवी की मांग को, वो किसी आजम शेख करके एक व्यक्ति हैं, उनके पास उन्होंने दे रखा है। इधर जिले के ही बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र से चोरी के एक वाहन को पुलिस ने बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस शातिर चोर ने डुप्लीकेट चाबी की मदद से इस 4 पहिया वाहन की चोरी की थी। सामान राशन का सामान लेने के लिए, तो वो पूर्व से ही वहां पे था और मौका देखते ही वो क्या किया कि एक डुप्लीकेट चाबी से उसको लेकर के सुमो गोल्ड गाड़ी जो है उसको लेकर के वहां से फरार हो गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रम हुए। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज संस्थानों की भूमिका को अहम बताया। पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास को आइए इस रिपोर्ट से जानते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है। गांवों में बसने वाले भारत की जनता के सपनों को पूरा करने में देश की पंचायती राज व्यवस्था अहम योगदान कर रही है। सत्ता का विकेंद्रीकरण कर गांव की जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में पंचायती राज व्यवस्था ने अहम भूमिका निभाई है। सबसे पहले 1956 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने देश में पंचायती राज को लागू करने के स्वरूप पर बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया, जिन्होंने 1957 में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में देश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की। इस व्यवस्था के 3 स्तर थे: जिला स्तर पर जिला परिषद, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इस व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। 1989 में भारतीय संविधान में 64वें संशोधन के द्वारा एक नया अध्याय जोड़कर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाया गया। इसके बाद 1992 में संविधान में 73वां संशोधन कर सत्ता और शक्ति का विकेंद्रीकरण कर इसे ग्रामीण स्तर तक लाया गया। 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को सर्वोत्तम तरीके से समर्थन देने के अपने प्रयासों में और तेजी की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पंचायती राज के मूल उद्देश्यों को सही मायने में हासिल किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और विकासात्मक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय संसाधनों के आवंटन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर हासिल किया है। 2014 के पहले पंचायतों के लिए वित्त आयोग का अनुदान 70,000 करोड़ रुपए से भी कम था। 2014 के बाद पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने की गारंटी दी थी, जिसके तहत अब तक भारत नेट के अंतर्गत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा गया है। इस वर्ष का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि हम भारत में पंचायती राज के 31 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक वीडियो साझा कर पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण पर बल दिया है। पूज्य बापू कहते थे, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत के गांवों की पंचायती व्यवस्था को भी विकसित करना जरूरी है। 2014 के बाद से देश ने अपनी पंचायतों के सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया।
आज भारत की पंचायतें गांवों के विकास की प्राणवायु बनकर उभर रही है। ग्राम पंचायतें गांव की आवश्यकता के अनुसार गांव का विकास करें, इसके लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाकर काम किया जा रहा है। हम पंचायतों की मदद से गांवों और शहरों के बीच की खाई को भी लगातार कम कर रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस दौर में अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। जब आप विकास से जुड़ी हर गतिविधि से जुड़ेंगे तो राष्ट्र के सामूहिक प्रयासों को फल मिलेगा। यही अमृतकाल में विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा बनेगी। आप सभी को देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राज्य के 30 सरकारी स्कूलों में प्रायोगिक तौर पर शुरू हो रहे कृषि पाठ्यक्रम पर आधारित 2 दिवसीय कार्यशाला आज से रांची में शुरू हुई। इस कार्यशाला में 6 बुनियादी विद्यालय तथा 24 नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय के शिक्षक और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। स्कूली शिक्षा में कृषि के महत्व और कृषि प्रक्षेत्र की व्यापकता का विस्तार करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इन 30 सरकारी स्कूलों में कृषि पाठ्यक्रम की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। और अब कुछ जानकारी मौसम की। राज्य में गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने राज्य में आगामी 28 अप्रैल तक हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान राज्य के अधिकांश जिलों में आज से 28 अप्रैल के बीच लू के हालात बने रह सकते हैं। अधिकतम तापमान में भी अगले 5 दिनों के दौरान धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। इस अवधि में आकाश साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। फिलहाल राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान हालांकि कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हुई है। इस अवधि में गोड्डा में अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची में भी तापमान में थोड़ी वृद्धि देखी जा सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 37.4 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42.6 और न्यूनतम 25 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 41.2 और न्यूनतम 21.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य के अधिकांश इलाकों में सूर्य की तपिश और गर्म हवाओं से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। गर्मी को बेअसर करने और शरीर को तरोताजा और ठंडा रखने के लिए लोग तरबूज जैसे मौसमी फल का सेवन कर रहे हैं। इससे बाजार में इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से संताल परगना में जनजीवन प्रभावित हुआ है। पारा चढ़ने के साथ देवघर में भी गर्मी लोगों को झुलसा रही है। ऐसे में लोग शरीर को तरोताजा और ठंडा रखने के लिए तरबूज जैसे मौसमी फल का सेवन कर रहे हैं। शुरुआती सीजन में तो यहाँ के बाजार में बाहर से तरबूज मंगाए जा रहे थे, लेकिन अब देवघर के विभिन्न क्षेत्रों से भी लोकल तरबूज आने शुरू हो गए हैं। सस्ते दर पर ये लोगों को उपलब्ध हो रहा है। अभी 12-13 पालोजोरी 14-15। व्यापारियों का कहना है कि इस बार तरबूज की उपज अच्छी हुई है। हालांकि मौसम की वजह से तरबूज का आकार थोड़ा छोटा आ रहा है। तरबूज की बढ़ती डिमांड से व्यापार भी अच्छा हो रहा है। थोक मंडी बाजार समिति में तरबूज जहां 10 रुपए से लेकर 13 रुपए प्रति किलो तक बेचे जा रहे हैं, वहीं ये खुदरा दुकानों में 20 से लेकर 25 रुपए प्रति किलो की दर से बेचे जा रहे हैं। राज्य में लगता है इस बार गर्मी का सिलसिला लंबा खींचेगा। अप्रैल के महीने में ही झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। ऐसे में मई का पूरा माह और जून के शुरुआती 15 दिनों की गर्मी के सितम का आलम क्या होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। जरूरत है सावधानी और बेहतर खानपान की, ताकि बढ़ती गर्मी के दुष्प्रभावों से महफूज रहा जा सके। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट।
और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू पुलिस द्वारा अवैध शराब के खिलाफ अनवरत अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में पुलिस ने नामा जयपुर क्षेत्र अंतर्गत जयपुर में करीब 500 किलोग्राम अवैध जावा महुआ और करीब 40 लीटर अवैध देशी महुआ शराब तथा शराब बनाए जाने वाले उपकरण को अभियान चलाकर नष्ट किया। कोडरमा में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिले के विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं द्वारा मॉक पोलिंग का आयोजन कर 100% मतदान करने का संदेश दिया जा रहा है। चाहे नर हो या नारी, मतदान है सबकी जिम्मेदारी। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करे मतदान। यह हमारा कर्तव्य भी है और अधिकार है। तुम्हें अधिकार को नहीं छोड़ेंगे। साहिबगंज प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में छात्र छात्राओं के बीच मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। छात्र छात्राओं ने डेमोक्रेसी वॉल की भी स्थापना की है, जहां उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। छात्र छात्राओं ने डेमोक्रेसी वॉल की स्थापना की है, जहां उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। यह दीवार एक सामाजिक मंच के रूप में काम करती है। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ जमशेदपुर सदर प्रखंड के कीताडीह पंचायत स्थित ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी बिंदुओं का निरीक्षण करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदाता जागरूकता के साथ ही निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में पुलिस और अर्धसैन्य बलों ने जिले के सुदूरवर्ती एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान चलाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया और बच्चों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन के निर्देश पर केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य हेमलाल मुर्मू को पार्टी का केंद्रीय प्रवक्ता मनोनीत किया गया है। उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र में एक होटल सह शादी घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आज सुबह भीषण आग लग गई। दमकल की सहायता से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगलगी की इस घटना में 1 करोड़ से अधिक का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के लिए पलामू में भाजपा के बीडी राम और राजद की ममता भूया ने किया नामांकन। लोहरदगा से समीर उरांव और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चमरा लिंडा ने भरा पर्चा। दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर प्रचार का शोर थमा। आखिरी दिन सभी दलों ने किया धुआंधार प्रचार। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। प्रधानमंत्री ने वीडियो साझा कर दी शुभकामनाएं। पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण का संकल्प। और राज्य में गर्मी और लू से लोगों का जीना मुहाल। 28 अप्रैल तक हीट वेव की चेतावनी। तापमान में और वृद्धि के आसार।